हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे कृषि विज्ञान यूट्यूब चैनल पर। और आज हम इस वीडियो के माध्यम से जो हमारी ड्राईलैंड एग्रीकल्चर की लेक्चर सीरीज है उसी को आगे बढ़ाते हुए आज हम देखेंगे कि कंटीजेंसी क्रॉप प्लानिंग क्या होता है। ठीक है, यानी कंटीजेंसी प्लानिंग क्या होता है, इसको कैसे करते हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो कि जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है यहाँ से, कंटीजेंसी प्लानिंग एक्चुअल में होती क्या है। ओके, तो कंटीजेंसी प्लानिंग क्या है। सपोज दैट, पहले हम आपको एग्जांपल के माध्यम से समझाएंगे, फिर इसके बाद हम इसकी डेफिनेशन को लिखाएंगे। तो सपोज दैट कोई भी क्रॉप आप ग्रो कर रहे हैं, जैसे कि ड्राईलैंड एग्रीकल्चर में क्या होता है कि बहुत सारे कांस्टेंट होते हैं, जैसे कि लेट ऑनसेट ऑफ मानसून होता है, ड्राई स्पेल हो जाता है लंबे समय के लिए ड्यूरिंग द क्रॉप पीरियड, या फिर अर्ली विड्रा ऑफ मानसून यानी मानसून जल्दी से निकल जाता है, या कि फिर मानसून लेट आता है। ठीक है, तो इस तरह से क्या होता है कि हमें जब ऐसी कंडीशन होती है, एबनॉर्मल कंडीशन होती है, एबरेंट वेदर कंडीशन होती है, तो उस टाइम हमें कुछ क्रॉप की प्लानिंग करना होता है कि हम यहाँ पे भी किस तरह से क्रॉप को ग्रो करें। उसे ही कहते हैं कंटीजेंसी प्लानिंग, यानी कि ग्रोइंग ऑफ द सूटेबल क्रॉप और एडॉप्टिंग सूटेबल टेक्नोलॉजीज ड्यू टू एबरेंट वेदर कंडीशन। ठीक है, यानी कि वेदर कंडीशन अच्छी ना होने के बावजूद हमें क्या करना पड़ता है कि कोई एक सूटेबल क्रॉप को ग्रो करना जो कि उस कंडीशन में हो जाए, या कि कोई सूटेबल टेक्नोलॉजीज को लेना, वही कहलाता है हमारा कंटीजेंसी क्रॉप प्लानिंग। तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन को देखेंगे। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, कॉम्पिटिशन में, कि ग्रोइंग कंटीजेंसी क्रॉप प्लानिंग क्या होता है। ग्रोइंग ऑफ सूटेबल क्रॉप और एडॉप्टिंग suitable technology ड्यू टू एवरेंट वेदर कंडीशन, यानी खराब मौसम की परिस्थिति में, ड्यू टू एवरेंट वेदर ठीक है, एवरेंट वेदर कंडीशन की स्थिति में हमें जो भी हम क्रॉप सूटेबल लेते हैं या कि हम कोई भी टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, कंटीजेंसी क्रॉप प्लानिंग कहते हैं, या कंटीजेंसी प्लानिंग कह सकते हैं। और ड्राई लैंड में अक्सर एवरेंट वेदर कंडीशन होती है, जैसा कि हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पे क्या करते हैं, कंटीजेंसी प्लानिंग जो होती है, यानी कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे जानने की एक और ज़रूरत है कि जब भी कंटीजेंसी प्लानिंग होगी वो क्या होगी, एक लोकेशन स्पेसिफिक होगी, क्योंकि क्या होता है, वेरिएशन होता है अमाउंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द रेनफॉल में। ओके, तो पहली ये चीज़ हमें जानना है कि जो कंटीजेंसी प्लानिंग होती क्या होती है, लोकेशन स्पेसिफिक होती है। यानी कि अगर तुम उत्तर प्रदेश में कंटीजेंसी प्लानिंग कर रहे हो तो अलग टाइप की होगी, और अगर तुम एमपी में कर रहे हो तो अलग टाइप की होगी। अगर दिल्ली रीजन में या राजस्थान में कर रहे हो, वहाँ पे अलग टाइप से हम कंटीजेंसी प्लानिंग करते हैं ड्राईलैंड कंडीशन में। ओके, तो इसको हम एक चीज़ यहाँ पे याद रखना चाहिए हमें कि जो कंटीजेंसी प्लानिंग होती है हाईली लोकेशन स्पेसिफिक होती है। ठीक है, तो जो कंटीजेंसी प्लानिंग होती है इज हाईली लोकेशन स्पेसिफिक। ठीक है, तो इसे भी याद रखना है कि लोकेशन स्पेसिफिक होती है, और एवरेंट वेदर कंडीशन हम यहाँ पे क्रॉप को ग्रो करते हैं। अब हम देखेंगे डिफरेंट टाइप की सिचुएशंस में डिफरेंट टाइप से कंटीजेंसी प्लानिंग करते हैं, वो कौन कौन सी सिचुएशन होती है, और पर्टिकुलर सिचुएशन में हम कौन कौन सी क्रॉप की प्लानिंग करेंगे। ठीक है, तो स्टेप बाय स्टेप हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि सपोज दैट लेट ऑनसेट ऑफ मानसून, यानी कि मानसून अगर देरी से आ रहा है, पहली कंडीशन क्या हो सकती है, लेट ऑनसेट ऑफ मानसून, यानी अगर मानसून हमारा देरी से आएगा तो इस कंडीशन में हम क्या क्या प्रैक्टिसेस को अडॉप्ट कर सकते हैं, कौन कौन सी प्रैक्टिसेस करेंगे। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ जानने की जरूरत है कि अगर हमारा मानसून देरी से आ रहा है तो उस कंडीशन में हम तो पहली चीज़ क्या करेंगे कि यहाँ पे हम ट्रांसप्लांटिंग करेंगे। ठीक है ना, ट्रांसप्लांटिंग कैसे करते हैं अब इसको समझाएंगे आपको। जैसे किसका किसका ट्रांसप्लांटिंग किया जा सकता है, पर्ल मिलेट का किया जा सकता है, फिंगर मिलेट का किया जा सकता है, सिटारिया का किया जा सकता है। तो पर्ल मिलेट, फिंगर मिलेट एंड
सेटेरिया, ये सब क्रॉप होती हैं, इनका क्या करते हैं हम ट्रांसप्लांटिंग करते हैं। एक्चुअली क्या होता है कि सपोज दैट हमारा रेनफॉल नहीं हुआ, यानी मानसून हमारा देरी से आने वाला है। सपोज दैट मानसून हमारा 10 दिन बाद आ रहा है, ठीक है। और जब 10 दिन बाद मानसून आ रहा है तो हमारे पास जो भी थोड़ा बहुत इरिगेशन की व्यवस्था होगी ना, तो हम क्या करेंगे, छोटे से एरिया में हम सीडलिंग को ग्रो कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, सीडलिंग को हम एक छोटे से एरिया में ग्रो कर लेते हैं। यहाँ मान लो सपोज हमने सीडिंग को ग्रो कर लिया जितने के लिए हमारे पास वाटर अवेलेबल है, और फिर हम क्या करते हैं, इसको एक पर्टिकुलर कंडीशन में या पर्टिकुलर डेज के बाद लगभग 20 से 25 डेज आफ्टर सोइंग क्या करते हैं, हम इसका ट्रांसप्लांटिंग कर देते हैं, ठीक है। तब तक हमारी रेनफॉल क्या हो चुकी होती है, क्योंकि देरी से मानसून आना है, यानी मानसून तो आएगा, तो जो हमारा बड़ा फील्ड होगा, जो लार्ज एरिया होगा, यही जो हमारा ट्रांसप्लांटेड है मैटर है या सीडलिंग है, इसको हम यहाँ पे ट्रांसप्लांट कर सकते हैं जब हमारा रेनफॉल हो गई होगी तब उस कंडीशन में, ठीक है। तो हमने यहाँ पे जाना कि किस तरह से मेन फील्ड में हम एक छोटे से एरिया में सीडलिंग ग्रो करके यहाँ पे मेन फील्ड में ट्रांसप्लांट किया, ठीक है। तो ट्रांसप्लांटिंग हम कर सकते हैं एक प्लानिंग। दूसरा और हम क्या कर सकते हैं, लेट ऑनसेट ऑफ मानसून की कंडीशन में यहाँ पे हम कर सकते हैं डेपोंग मेथड ऑफ द राइस को यूज कर सकते हैं। नर्सरी की मेथड होती है डेपोंग मेथड ऑफ राइस, ठीक है, कल्टीवेशन। अब डेपोंग मेथड एक्चुअली होती क्या है, इसको जानो पहले आप। डेपोंग मेथड एक ऐसी मेथड होती है जहाँ पे हम मतलब कि सॉइललेस कंडीशन होती है, या सॉइललेस कंडीशन का मतलब हो सकता है कि ट्रे में कोई, ठीक है, ट्रे होती है, ट्रे में स्ट्रक्चर होता है, या कह सकते हो आप कि कोई पॉलीथीन होती है, पॉलीथीन सीट होती है, या कह सकते हो आप कि बनाना लीफ होता है, ठीक है। इस कंडीशन में क्या करते हैं हम, राइस के सीडलिंग को क्या करते हैं यहाँ पे डाल देते हैं, और राइस के सीड्स क्या होते हैं यहाँ पे जर्मिनेट होते हैं, ठीक है, धीरे धीरे, ओके। यानी यहाँ पे बहुत ही डेंस हम प्लांट की पॉपुलेशन रखते हैं डेपोंग नर्सरी में, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, डेपोंग नर्सरी में एक चीज़ आपको याद रखना है कि यहाँ की जो सीड रेट होता है लगभग 3 किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर के हिसाब से हम नर्सरी ग्रो करते हैं, और 30 मीटर स्क्वायर हमारी नर्सरी की रिक्वायरमेंट होती है पर हेक्टेयर के लिए, ठीक है, पर हेक्टेयर राइस को ग्रो करने के लिए। यानी कि अगर हम 1 मीटर स्क्वायर में 30 किलोग्राम सीड ले रहे हैं तो लगभग हमारा 90 किलोग्राम पर हेक्टेयर सीड लग जाता है, ठीक है। तो 30 मीटर स्क्वायर हमें एरिया चाहिए 1 हेक्टेयर राइस को सो करने के लिए। हमने जाना डेपोंग मेथड ऑफ राइस में। इसके बाद क्या होता है इसमें कि लगभग 11 से 14 दिन में, यानी 11 to 14 डेज आफ्टर सोइंग, जो सीडलिंग हो जाती है रेडी टू ट्रांसप्लांट, ठीक है ना, सीडलिंग रेडी टू ट्रांसप्लांट, ठीक है, यानी ट्रांसप्लांटिंग के लिए हम रेडी हो जाती है सीडलिंग। यहाँ पे भी एक लॉजिक को समझिए क्यों ऐसा किया हमने, डेपोंग मेथड हमने क्यों यूज किया। एक्चुअली क्या होता है, डेपोंग मेथड जो होती है हमारी राइस कल्टीवेशन की, यहाँ पे होता क्या है कि हमारे पास थोड़ा सा वाटर है, तो हमने सीडलिंग ग्रो कर लिया 1 हेक्टेयर के लिए एक पर्टिकुलर 30 मीटर स्क्वायर एरिया में ही, ठीक है। और जब हमने 30 मीटर स्क्वायर एरिया में ग्रो कर लिया तो हमें वाटर यहाँ पे क्या चाहिए होगा, कम चाहिए होगा। और बाद में जैसे ही रेनफॉल होती है तो हम इसको क्या करते हैं, ट्रांसप्लांट कर देते हैं कहाँ पे, मेन फील्ड में। और मेन फील्ड सपोज दैट हमारा लार्ज एरिया है, 1 हेक्टेयर के एरिया है, ठीक है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको राइस के सीडलिंग को ट्रांसप्लांट कर देंगे, ठीक है। तो हमारी दूसरी कंटीजेंसी प्लानिंग क्या हो सकती है, अगर हमारा लेट मानसून आता है तो वहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, डेपोंग मेथड को भी हम राइस की ग्रो कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं, और हम लेट ऑनसेट ऑफ, यानी अगर मानसून देरी से आता तो और हम क्या कर सकते हैं, तो इस कंडीशन में हम अल्टरनेट क्रॉप एंड वेराइटीज़ भी ले सकते हैं, ठीक है। जैसे कि हम मूंग ले सकते हैं, और कुछ मूंग की वेराइटीज जैसे कि पूसा विराट है जो कि 60 ड्यूरेशन वेराइटी, ये सब भी ले सकते हैं, ठीक है। तो अल्टरनेट क्रॉप एंड वेराइटीज़ को ग्रो करना चाहिए, ठीक है। फॉर एग्जांपल 60 ड्यूरेशन क्रॉप लेना चाहिए। और 60 ड्यूरेशन क्रॉप में क्या होता है तुम्हारा, जैसे कि मूंग है
और मूंग की भी सबसे शॉर्ट ड्यूरेशन वैरायटी होती है पूसा विराट। कौन सी होती है? पूसा विराट, जो कि लगभग 55 दिन में तैयार हो जाती है पककर। ठीक है, तो इस तरह से हमें अल्टरनेट क्रॉप को भी लेना चाहिए। और हम क्या कर सकते हैं? ड्राउट टॉलरेंट क्रॉप का भी यूज कर सकते हैं। तो ये हमारी बातें हो गई किसके लिए? अगर हमारा मानसून क्या हो रहा है, लेट आ रहा है, देरी से आ रहा है, तब के लिए 3 चीज़ों को करना है। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अगर लेट मानसून आ रहा है तो हमें क्या करना चाहिए? तो ट्रांसप्लांटिंग कर सकते हैं, या कि हम डेपोंग मेथड ऑफ राइस भी कल्टिवेट कर सकते हैं। तो क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है कि मतलब डेपोंग मेथड ऑफ राइस कल्टिवेशन इज ए मेथड ऑफ द कंटिजेंसी प्लानिंग ऑफ द क्रॉप। ठीक है, कंटिजेंसी प्लानिंग के लिए हम डेपोंग मेथड का यूज करते हैं। ओके, अब नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। तो अगला कंडीशन क्या हो सकती है हमारी कि ड्राई स्पेल होगा ड्यूरिंग द क्रॉप पीरियड, यानी कि जब हम क्रॉप को ग्रो कर दिए हैं, क्रॉप को लगा दिए हैं, उस टाइम क्या होगा? लंबे समय के लिए सूखे की स्थिति बन सकती है अगर रेनफॉल बीच में नहीं होगा। तो अगली कंडीशन क्या हो सकती है? ड्राई स्पेल ड्यूरिंग क्रॉप सीजन, ड्यूरिंग क्रॉप सीजन, यानी यहाँ पे क्या हो रहा है कि लंबे अवधि के लिए सूखे की स्थिति बनी हुई है, सपोज दैट। तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे? अब यहाँ पे भी डिफरेंट टाइप की कंडीशन होगी ड्राई स्पेल। ड्राई स्पेल हो सकता है 10 दिन में ही आ जाए। तो पहली कंडीशन क्या होगी? अगर हमारा ड्राई स्पेल क्या हो रहा है? ड्राई स्पेल विद इन 10 डेज, यानी सूखा हमारा आ गया 10 डेज आफ्टर सोइंग, यानी सपोज दैट हमारा रेनफॉल शुरू में हो गया था, जब हमने सोइंग कर दिया तो इसके बाद रेनफॉल हुआ ही नहीं। तो इस कंडीशन हम क्या स्टेप लेंगे इसको देखते हैं। तो इस कंडीशन में क्या करना चाहिए कि रीसोइंग कर देना चाहिए। क्या करना चाहिए? रीसोइंग करना चाहिए। सपोज दैट 10 दिन बाद क्रॉप सूख गई हमारी, अब कोई कंडीशन बची नहीं, तो और फिर इसके बाद रेनफॉल हो रही है, अगर ये चांस से रेनफॉल होने का, तो उस कंडीशन में दोबारा से सोइंग कर देना चाहिए। ठीक है, यानी कि हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं? रीसोइंग कर सकते हैं। जब हम दोबारा सोइंग कर देंगे तो हमारी क्रॉप क्या होगी? अगली जो क्रॉप है उसको वाटर मिल जाएगा और वो ग्रो कर जाएगी आसानी से, तो हम अपनी अच्छी से यील्ड ले सकते हैं। तो इस तरह से रीसोइंग कर सकते हैं हम। और भी क्या कर सकते हैं? अब ड्राई स्पेल है तो हमें तो पता नहीं चलेगा कि बीच में आ जाएगा, तो रीसोइंग ही इसका एक ऑप्शन होता है। अब दूसरी कंडीशन क्या बन सकती है यहीं पे ही? सपोज दैट अगर ड्राई स्पेल आ रहा है विद इन 3 to 4 वीक आफ्टर प्लांटिंग। सपोज दैट कब आ गया? ड्राई स्पेल विद इन 3 to 4 वीक आफ्टर प्लांटिंग, यानी प्लांटिंग के 3 से 4 हफ्ते बाद ड्राई स्पेल आ गया। तो इस कंडीशन हमें क्या करना चाहिए? क्या डिसीजन लेना चाहिए? तो यहाँ पहली बात तो गैप फिलिंग करना चाहिए इन सब्सिक्वेंट रेन विद इन द 20 to 30 डेज आफ्टर सोइंग। सपोज दैट 3 से 4 दिन में आ गया, 3 से 4 वीक में आ गया, तो कुछ क्रॉप क्या होगी? यहाँ पे ड्राई हो जाएगी। ठीक है, क्रॉप जो होगी सूख जाएगी हमारी, और जब क्रॉप सूख जाएगी हमारी तो उस कंडीशन में क्या करना चाहिए? पहला तो हमें गैप फिलिंग करना चाहिए। ठीक है, तो गैप फिलिंग ऑफ क्रॉप, जो बीच बीच क्रॉप सूखी उसकी गैप फिलिंग करना चाहिए। और क्या कर सकते हैं हम? रिड्यूसिंग द प्लांट पॉपुलेशन, हमें प्लांट पॉपुलेशन को क्या करना चाहिए? इस कंडीशन में रिड्यूस कर देना चाहिए। प्लांट पॉपुलेशन रिड्यूस, यानी कि हम क्या कर सकते हैं? थिनिंग कर सकते हैं। इसी को हम क्या कह सकते हैं? थिनिंग। थिनिंग क्यों करते हैं इसको भी जान लीजिए। सपोज दैट यहाँ पे क्या हुआ, एक हमारा फील्ड है और फील्ड में हमारा कोई भी पौधे लगे हुए हैं रो बाई रो। ठीक है, ये पौधे लगे हुए हैं। अब ये पौधे क्या कर रहे हैं? ट्रांसपिरेशन कर रहे हैं, वाटर ले रहे हैं यहाँ से मिट्टी से। तो कुछ पौधों को हमें क्या करना चाहिए? हटा देना चाहिए ऐसे करके। ठीक है ना, तो यही कहलाता है थिनिंग का। जब कुछ पौधों को हटा देंगे तो ट्रांसपिरेशन डिमांड जो होती है पौधे की कम हो जाएगी। ओके, तो वाटर हमारा सेव रहेगा, या कि मतलब कि हम क्रॉप उस कंडीशन में अच्छे से ले सकते हैं। और क्या कर सकते हैं हम? वीडिंग करना चाहिए इस कंडीशन में। ठीक है, वीडिंग मतलब कि खरपतवार जो है यहाँ बीच में अगर कोई यहाँ खरपतवार हैं वो भी ट्रांसपेरेस कर रहे हैं, तो इनको भी हमें क्या करना चाहिए? रिमूव कर देना चाहिए, ताकि ट्रांसपिरेशन लॉस कम से कम हो। इसके बाद एक काम और कर सकते हैं। अगर आप सपोज दैट क्या हुआ है कि 3 से 4 वीक यानी 1 महीने के अंदर ही क्या हुआ? ड्राई स्पेल आ गया, कि सूखे की स्थिति आ गई, तो हमें क्या करना चाहिए? रीसोइंग हम कर सकते हैं, लेकिन शॉर्ट ड्यूरेशन वैरायटी हमें यहाँ पे लेना पड़ेगा, जिसे हम कहते हैं कैच क्रॉप। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं? अगेन रीसोइंग यहाँ पे भी कर सकते हैं, लेकिन रीसोइंग हमें कैसे करना है? शॉर्ट ड्यूरेशन वैरायटी का। अब ठीक है, शॉर्ट ड्यूरेशन वेराइटीज।
ये बात आपको अच्छी तरह समझ आ गई होगी, क्योंकि ताकि हमारा 1 महीने ऑलरेडी निकल चुका है 30 दिन। तो ये हम इसको हटा के हम छोटी सी कोई भी शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप ले लेंगे, जैसे कि तोरिया ले लें अगर हम, या हम काउपी ले लें, ठीक है। तो ये सब शॉर्ट ड्यूरेशन वैरायटी ले सकते हैं, ताकि मतलब कि हम भरपाई कर सकें। इसे ही क्या कहते हैं हम, कैच क्रॉप कहते हैं दोस्तों, ठीक है। इसे क्या कहते हैं हम, कैच क्रॉप कहते हैं। ओके, तो मैं ऐसा करता हूँ यहाँ तक बात आपको अच्छी तरह समझ में आ रही होगी मेरी। अब नेक्स्ट कंडीशन क्या बन सकती है ड्राई स्पेल ड्यूरिंग क्रॉप सीजन के बीच में। तो अगली कंडीशन जो हमारी बनेगी तो क्या होगा, ड्यूरिंग द वेजिटेटिव पीरियड। सपोज दैट हमारा ड्रॉट या कि सूखे की स्थिति बन गई ड्यूरिंग द वेजिटेटिव पीरियड, यानी कि ड्राई स्पेल ड्यूरिंग वेजिटेटिव पीरियड, वेजिटेटिव स्टेज, ठीक है। यानी कि वेजिटेटिव ग्रोथ हो रही है, उस टाइम पे सूखे की स्थिति बनी, तो हमें क्या करना चाहिए, यहाँ भी सेम क्या करना चाहिए, थिनिंग करना चाहिए। लगभग 50% पॉपुलेशन कम कर देना चाहिए। तो थिनिंग हमें करना चाहिए यहाँ पे। थिनिंग का मतलब तो पता है ना क्या होता है, थिनिंग मतलब होता है प्लांट की पॉपुलेशन को कम करना, यानी कुछ पौधों को बीच से उखाड़ देना। बहुत अगर मतलब कि घनी आबादी है पौधों की, या कह सकते हैं अगर डेंस पॉपुलेशन है, तो उस टाइम कुछ पौधों को हम निकाल दें, ताकि बाकी पौधों को स्पेस मिल पाए, वाटर मिल पाए, सोलर रेडिएशन मिल पाए अच्छी तरह से, ताकि वो अच्छे से ग्रो कर पाए। उसे ही कहते हैं थिनिंग, ठीक है। तो थिनिंग करना चाहिए लगभग 50% प्लांट की, यानी आधे पौधे हम यहाँ से क्या करते हैं, हटा देते हैं, ज़्यादा पौधे हटाते हैं। जबकि यहाँ जो हम थिनिंग कर रहे थे, कहाँ गया, यहाँ पे, अच्छा वो अभी आया नहीं, सॉरी। तो थिनिंग हमें कितना करना चाहिए, 50% पॉपुलेशन की कर देना चाहिए। अगला क्या है आपका, लाइफ सेविंग इरिगेशन भी देना चाहिए यहाँ पे। तो लाइफ सेविंग इरिगेशन प्रोवाइड करना चाहिए अगर हमारा वेजिटेटिव स्टेज में वाटर की डेफिशिएंसी आती है तब, ठीक है। और हम क्या कर सकते हैं, मल्चिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो सॉइल की मल्चिंग करना चाहिए, ठीक है। यह कह सकते हो डस्ट मल्चिंग भी करना चाहिए यहाँ पे। अब डस्ट मल्चिंग क्या होता है इसको जान लीजिए पहले, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है डस्ट मल्चिंग से, ठीक है। तो डस्ट मल्चिंग क्या होती है दोस्तों, कि सपोज दैट हमारे पास सॉयल है, ठीक है, सॉयल है। तो सॉयल में क्या करते हैं हम, कि मतलब कि यहाँ पे हम इंटर कल्चर ऑपरेशन कर देते हैं, यानी कि हम जिसको कहते हैं निराई गुड़ाई कर देते हैं। तो इससे क्या होता है, जो कैपिलरी पोर्स है ना वो ब्रेक हो जाते हैं, कैपिलरिटी जो होता है ब्रेक हो जाता है। इससे पानी क्या होता है यहाँ पे इवेपोरेशन लॉस कम हो जाता है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं यहाँ पे, कि मतलब कि इंटरकल्चर ऑपरेशन कर देते हैं, जिससे कि हम जो कैपिलरी पोर्स हैं उनको तोड़ते हैं यहाँ पे, और इसको तोड़ने से क्या होता है, ट्रांसपिरेशन लॉस कम हो जाता है। यही कहलाता है डस्ट मल्चिंग। तो डस्ट मल्चिंग भी हमें यहाँ पे करना चाहिए। और क्या कर सकते हैं, 2% लगभग यूरिया का हमें स्प्रे कर देना चाहिए। तो स्प्रे कर सकते हैं हम यूरिया का भी इस कंडीशन में, ओके। साथ में और क्या कर सकते हैं, अब मान लो ड्यूरिंग वेजिटेटिव स्टेज आ गया भाई, बहुत बुरी तरह से ड्राउट आ गया, बहुत ज़्यादा अगर सूखा आ गया, तो हमें क्या करना चाहिए, क्रॉप को काट देना चाहिए, यानी कि रेटूनिंग हम ले सकते हैं। तो क्या करना चाहिए, रेटून लेना चाहिए, जैसे कि पर्ल मिलेट है इनका, पर्ल मिलेट यानी कि बाजरा का, ठीक है। अब रेटून क्यों लेना चाहिए समझो आप। सपोज दैट हमारा क्रॉप है, ये बाजरा लगा हुआ है, ठीक है ना। अब ड्राउट आ गई, सूखे की स्थिति आ गई, तो हमें क्या करना चाहिए, फिर भी इसको काट देना चाहिए। जब हम यहाँ से इसको काट देंगे ना, सपोज हमने इसको कट कर दिया यहाँ पे, ठीक है, ये हमने कट कर दिया, तो धीरे धीरे जैसे ही रेनफॉल होगी ना, तो फिर यहाँ से ग्रो कर जाएगा ये पौधा, ठीक है। तो यही कहलाता है रेटून। तो रेटून हमें ले सकते हैं, यानी कि उसको हम हार्वेस्ट कर लें, और जो इसका पार्ट इसको हम यूज़ कर सकते हैं एज ए फॉडर में, और फिर इसके बाद यहाँ से अगेन ग्रो होगा प्लांट, तो उससे हम सीड भी ले सकते हैं। तो इस तरह से रेटून करना चाहिए हमें, ओके। और क्या कर सकते हैं, क्रॉप को हार्वेस्ट कर सकते हैं फॉर द फॉडर के लिए, फॉडर पर्पज़ के लिए। तो इसको अगला हमारा क्या कर सकते हैं, कंटीन्यूएंसी प्लानिंग, हार्वेस्ट क्रॉप एज ए फॉडर पर्पज़। फॉडर क्या होता है, मतलब पशुओं को खिलाने के लिए, फॉडर पर्पज़। एक किस में करते हैं, सोरगम के केस में करते हैं, और सोरगम हम यहाँ पे ग्रो किए हुए हैं। तो मैं ऐसा करता हूँ आपको ये सारी चीज़ समझ में आ रही होंगी। अब देखो अगला ड्राई स्पेल कब आ सकता है, मैच्योरिटी फेज में भी आ सकता है, बिटवीन द क्रॉप। तो अगर हमारा मैच्योरिटी फेज में आ गया, तो हमें क्या करना चाहिए, सप्लीमेंटल इरिगेशन प्रोवाइड करना चाहिए किसी तरह से, ठीक है। तो अगर मैच्योरिटी फेज में आ गया, मैच्योरिटी फेज में आ गया,
क्या करना चाहिए, सप्लीमेंटल इरिगेशन देना चाहिए। ओके, ये बात आपको अच्छी तरह समझ में आ चुकी होगी। तो इस तरह से हमारी, अगर हमारा मिड सीजन ड्रॉट होता है या कह सकते हैं ड्राई स्पेल ड्यूरिंग द क्रॉप सीजन, इसे ही कहते हैं मिड सीजन ड्रॉट। क्या कहते हैं, मिड सीजन ड्रॉट। इस कंडीशन में हमें ये सारे स्टेप लेना चाहिए जो हमने आपको ऑलरेडी डिस्कस कर दिया है। नेक्स्ट आगे देखते हैं। अब अगर हमारा मानसून क्या हो रहा है, अर्ली विड्रा हो रहा है, यानी कि पहले ही मानसून निकल जा रहा है समय से, तो अगला हमारा जो स्टेज था तीसरा, अर्ली विड्रा ऑफ मानसून। यानी कि मानसून का जल्दी से निकल जाना। ठीक है, तो इस कंडीशन में क्या करना चाहिए हमें, तो इस कंडीशन में अगर हमारा मानसून पहले ही निकल जाता है समय से, तो पहली बात तो हमें वीडिंग कर देना चाहिए। क्या करना चाहिए, वीडिंग करना चाहिए, ताकि हमारा ट्रांसपिरेशन लॉस वाटर का कम से कम हो, ताकि वाटर हमारा पौधे ले पाएँ। जो मतलब कि पौधे का मतलब होता है कि जो आपकी क्रॉप है वो ले पाए। ठीक है, दूसरा क्या कर सकते हैं, सॉइल मल्च बाय द इंटरकल्चरल बिफोर द रिप्रोडक्शन। तो सॉइल मल्च यहाँ पे भी हम करते हैं, सॉइल मल्च या सॉइल मल्चिंग कह सकते हैं, बाय इंटरकल्चरल ऑपरेशन। इंटरकल्चरल ऑपरेशन क्या होता है, मतलब कि निराई उराई करना। ठीक है, खुरपी द्वारा। नेक्स्ट क्या है तुम्हारा, बिफोर, मतलब कि इंटरकल्चरल ऑपरेशन क्या करते हैं, बिफोर द रिप्रोडक्टिव स्टेज करते हैं, रिप्रोडक्टिव स्टेज आने से पहले पहले करते हैं। सप्लीमेंटल इरिगेशन यहाँ पे भी देना चाहिए। ठीक है, इरिगेशन देना चाहिए यहाँ पे भी। तो मैं आशा करता हूँ आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी अच्छी तरह से। तो इस तरह से आप हम लोगों ने पढ़ा कि कंटीजेंसी क्रॉप क्या होता है और कंटीजेंसी प्लानिंग किस तरह से करते हैं। और लास्ट में आपसे कुछ क्वेश्चन पूछूंगा मैं, पहले इसका एक बार रिवाइज कर लेते हैं। आप उसका आंसर हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। तो देखिए, सबसे पहले हम देखा था कंटीजेंसी प्लानिंग क्या होती है, ग्रोइंग ऑफ द क्रॉप इन द एवरेंट वेदर कंडीशन, यानी कि वेदर कंडीशन अच्छी ना होने पर भी क्रॉप को ग्रो करना, वही कहलाता है कंटीजेंसी क्रॉपिंग। यानी आपको एवरेंट वेदर कंडीशन, ए लाइन को याद रखना है। ठीक है, ये जो होती है लोकेशन स्पेसिफिक होती है कंटीजेंसी प्लानिंग, यानी कि अलग अलग लोकेशन में अलग अलग समस्याएं होती हैं। हो सकता है किसी लोकेशन में मानसून जो है देरी से आता हो सकता है किसी लोकेशन में मानसून जल्दी से निकल जाता हो सकता है किसी लोकेशन में मानसून बीच में गायब हो जाता हो, बीच में रेनफॉल की डेफिशिएंसी हो जाती हो, उसके हिसाब से हमारा लोकेशन स्पेसिफिक होता है। अब सपोज दैट अगर लेट ऑनसेट हो गया मानसून का, नहीं मानसून देरी से आता, तो उस टाइम क्या करना चाहिए, ट्रांसप्लांटिंग करना चाहिए। और क्यों करना चाहिए आपको बताया था मैंने, अगर यहाँ पे आप सीडलिंग ग्रो कर लेंगे तो इसको बाद में जब रेनफॉल होगी तो मेन प्लांट में आप ट्रांसप्लांटिंग कर सकते हैं। अगला हमने आपको बताया था डेपोंग मेथड ऑफ द राइस कल्टीवेशन का यूज करना चाहिए। डेपोंग मेथड क्या होती है, एक पॉलीथीन के या कह सकते हो प्लेट में या पॉलीथीन में डेंस सीडलिंग को ग्रो करना। लगभग 3 किलोग्राम सीड हम पर मीटर स्क्वायर लेते हैं और 30 मीटर स्क्वायर की नर्सरी की आवश्यकता होती है, जिसमें कि टोटल हमारा 90 किलोग्राम सीड लग जाता है। ठीक है, और 10, 11, 14 दिन में हम क्या करते हैं, यहाँ पे सो करते हैं मेन प्लाट में, यानी कि सीडलिंग को हम ग्रो करने के बाद 11-14 दिन में मेन प्लाट में ट्रांसप्लांटिंग कर देते हैं। तो इस तरह से आपको याद रखना है, आज क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। नेक्स्ट हम क्या कर सकते हैं, अल्टरनेट क्रॉप या वैरायटी ले सकते हैं, जैसे कि शॉर्ट ड्यूरेशन वैरायटी ले सकते हैं, शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप ले सकते हैं, जिसका एग्जाम्पल मूंग है। मूंग का भी पूसा विराट वैरायटी जो कि बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन होती है। नेक्स्ट हमारा क्या होता है, ड्राई स्पेल ड्यूरिंग द क्रॉप सीजन आ जाता है, यानी क्रॉप सीजन के दौरान ही सूखे की स्थिति तैयार हो जाती है। तो उसमें भी अलग अलग कंडीशंस होती हैं, जैसे कि ड्राई स्पेल इन द 10 डेज, यानी 10 दिन में ही आ जाता है सूखा, तो वहाँ पे रीसोइंग कर देना चाहिए। अगर क्रॉप सूख गई हमारी तो हम तुरंत रीसोइंग कर दें, वही क्रॉप का दोबारा से सोइंग कर दें। अगर ड्राई स्पेल आता है विद इन द 3 to 4 वीक आफ्टर प्लांटिंग, यानी 3 से 4 हफ्ते बाद आता है वह, इस कंडीशन में हमें गैप फिलिंग कर देना चाहिए। अगर पौधे सूख गए हैं, कुछ सपोजेट पौधे यहाँ पे सूख गए हैं, तो उसकी गैप फिलिंग कर दो, या कि फिर पानी अगर बरस रहा है यानी कि रेनफॉल की चांस है, अगर फिर भी रेनफॉल नहीं हो रहा तो क्या करना चाहिए हमें, प्लांट की पॉपुलेशन को फिर रिड्यूस कर देना चाहिए अगेन, ताकि ट्रांसपिरेशन लॉस ना हो, यानी कि थिनिंग कर देना चाहिए। थिनिंग का मतलब ये होता है प्लांट की पॉपुलेशन को रिड्यूस करना। ठीक है, वीडिंग कर देना चाहिए, क्योंकि वीड से भी बहुत सारा ट्रांसपिरेशन होता है। साथ में फिर रीसोइंग कर सकते हैं। रीसोइंग किसका करना है, शॉर्ट ड्यूरेशन वेराइटीज़ का, क्योंकि ऑलरेडी 1 महीने बाद की कहानी है ये, तो 30 दिन बाद कर रहे हैं, तो उसमें क्या करते हैं, शॉर्ट ड्यूरेशन वेराइटीज लेते हैं या क्रॉप लेते हैं, जिससे हम क्या कहते हैं, कैच क्रॉप कहते हैं। इसके एग्जांपल है तोरिया, काउपी, मूंग बीन एटसेट्रा। ठीक है,
अब तीसरी कंडीशन क्या होती है यहाँ पे कि ड्राई स्पेल ड्यूरिंग द वेजिटेटिव स्टेज, यानी वेजिटेटिव स्टेज में अगर ड्राई स्पेल आ गया तो क्या करना चाहिए। तो पहली बात तो हमें थिनिंग करना चाहिए, यानी कि फिर यहाँ पॉपुलेशन कम करना चाहिए, लगभग 50% प्लांट पॉपुलेशन कम कर देना चाहिए। ओके, अगला क्या करना चाहिए, लाइफ सेविंग इरिगेशन का यूज करना चाहिए। लाइफ सेविंग इरिगेशन आपको हमने पहले ही बता दिया था क्या होता है, पिछले लेक्चर को आप देख सकते हैं, और अभी भी बता देते हैं कि जो लाइफ सेविंग इरिगेशन होता है, यानी कि हम पौधों जब रेनफॉल होता है उस टाइम हम वाटर को हार्वेस्ट कर लेते हैं, यानी वाटर हार्वेस्टिंग कर लेते हैं, वाटर को स्टोर करते हैं पॉन्ड में, और थोड़ा थोड़ा करके पानी हम पौधों को देते हैं, और उस स्टेज में स्पेशली देते हैं जब पौधा सूखने की स्थिति में आ जाता है, उसे ही कहते हैं लाइफ सेविंग इरिगेशन। सॉइल की मल्चिंग करना चाहिए। सॉइल मल्चिंग आपको बताया था क्या होता है, सॉइल या डस्ट मल्चिंग, यानी कि निराई गुड़ाई करना, यानी इंटरकल्चर ऑपरेशन करना, जिससे कि यहाँ पे क्या होगा, कैपिलरी जो है पोर्स हैं इनके ब्रेक हो जाएगा कैपिलरी, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि वाटर का इवेपोरेशन लॉस नहीं होगा। 2% यूरिया का स्प्रे करना चाहिए। इसको याद रखना कि यूरिया का जो हमारा फोलियर स्प्रे होता है कितना होता है, फोलियर स्प्रे 2% का होता है। ओके, रेटूनिंग ले सकते हैं, जैसे कि पल्म मिलेट है। रेटूनिंग का मतलब होता है कि आप मतलब कि पौधों को काट दें इनिशियल स्टेज में, और इसको आप एज ए ग्रेन भी ले सकते हैं, एज ए फॉडर ले सकते हैं, और बाद में जो ये डंठल बचा हुआ है ना नीचे, यहाँ से फिर पौधा अगेन उग जाएगा, उससे क्रॉप लेना रेटूनिंग कहलाता है। क्रॉप को हार्वेस्ट कर सकते हैं फॉडर के रूप में, जैसे सोरगम है, क्योंकि पौधा हमारा सूखने ही वाला है, तो एटलीस्ट कम से कम फॉडर तो हमें ले ही लेना चाहिए यहाँ से भी। ओके, तो यहाँ तक आशा करता हूँ बात समझ में आई होगी। अगला हम क्या करते हैं, अगर मैच्योरिटी फेज में आ गया है ड्राफ्ट, तो उस टाइम सप्लीमेंटल इरीगेशन ही हमारे पास एक रास्ता बचता है। तो थोड़ा सा हमारे पास पानी अगर स्टोर है तो ड्रिप इरीगेशन के माध्यम से सप्लीमेंटल इरीगेशन दे देना चाहिए, ठीक है, ड्रिप इरीगेशन करना चाहिए। ओके, अगला स्टेज जो हमारा होता है अर्ली विड्रा ऑफ मानसून, यानी मानसून अगर जल्दी से निकल जाता है पहले ही समय से, तो उस टाइम बीडिंग कर दो पहले तो, ताकि हमारा ट्रांसपिरेशन लॉस कम हो। दूसरा, सॉइल की मल्चिंग कर दो, इंटरकल्चर आपने जो बताया था, और सप्लीमेंटल इरीगेशन दे दो। तो इस तरह से हमने दोस्तों देखा कौन कौन सी कंटीजेंसी प्लानिंग होती हैं ड्यूरिंग द एवरेंट वेदर कंडीशंस। अब हम देख लेते हैं इससे क्वेश्चन कुछ, जिससे आप हमें कमेंट सेक्शन में इसका जवाब देंगे। तो पहला क्वेश्चन आपसे मैं पूछना चाहता हूं कि जो डेपोंग मेथड ऑफ राइस कल्टीवेशन है, डेपोंग मेथड ऑफ राइस, इसका सीड रेट क्या होता है, सीड रेट फॉर 1 हेक्टेयर, 1 हेक्टेयर का सीड रेट क्या होगा, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है कि डेपोंग मेथड में जो ट्रांसप्लांटिंग करते हैं, ठीक है, ट्रांसप्लांटिंग करते हैं कितने दिन बाद करते हैं, हाउ मेनी डेज आफ्टर सोइंग, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन है, अगर मानसून हमारा अर्ली विड्रा हो रहा है, अगर क्या हो रहा है, अर्ली विड्रा हो रहा है, या चलिए दूसरा क्वेश्चन चेंज कर देते हैं यहाँ पे, अगर मानसून जो है लेट ऑनसेट हो रहा है, मतलब देरी से आ रहा है, तो इस कंडीशन हमें कौन सी कंटीजेंसी प्लानिंग करना चाहिए, ठीक है। चौथा करना है, क्वेश्चन रहेगा हमारा कि अगर हम इंटरकल्चरल ऑपरेशन कर रहे हैं, अगर ऑपरेशन टू ब्रेक कैपिलरी कैपिलरिटी ऑफ पोर्स, जिससे कि हमारा ट्रांसपिरेशन कम हो जाए, उसे हम क्या कहते हैं, कौन सी मल्चिंग कहते हैं, इसे मल्चिंग, कौन सी मल्चिंग कहलाएगी, ठीक है। इसे डस्ट मल्चिंग कहते हैं, सॉइल मल्चिंग कहते हैं दोस्तों, ठीक है, अब बता दिया मैंने आपको। और लास्ट क्वेश्चन हमारा रहेगा यहाँ से कि जो राइस है, राइस की कौन सी मेथड कंटीजेंसी प्लानिंग के लिए यूज की जाती है, विच मेथड ऑफ राइस यूज एज कंटीजेंसी प्लानिंग, ठीक है, कौन सी मेथड का नाम लिखना है, ठीक है। और अगला लास्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा कि ग्रोइंग ऑफ द क्रॉप, ग्रोइंग ऑफ क्रॉप इन एवरेंट वेदर कंडीशन,
वेदर कंडीशन इज नोन एज, क्या कहते हैं इसे, ठीक है। तो मैं ऐसा करता हूँ आप हमें इसका जवाब कमेंट सेक्शन में अवश्य देंगे। और आज इतना ही, और थैंक यू सो मच। और अगर हमारा वीडियो पसंद आया हो तो आप वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड अगर कोई समस्या हो तो आप कमेंट सेक्शन में हमें अवश्य बताएं, और साथ में इस चैनल को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। थैंक यू।